नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आप आयुर्वेद .co.in का यूट्यूब चैनल। आप आयुर्वेद के आज के सत्र में और आज की इस लाइव सेशन में बारी है टॉपर टॉक्स की। टॉपर टॉक्स जिसमें हम कामयाब लोगों की कहानियां उनसे ही जानते हैं और ऐसे ही कामयाबी की कहानियां जानने के लिए आप जुड़े रहें आप आयुर्वेद के साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। आज के आप आयुर्वेद के सत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीमान नरेश भाई तलेजिया, ऑल इंडिया रैंक 89। अभी ये ITR जामनगर में है। तो डॉक्टर धीमान, आप आयुर्वेद के इस टॉपर टॉक्स में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर धीमान, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर धीमन तलाजिया। मैं वैसे विद्यानगर से यूजी किया है पर प्रॉपर भावनगर से हूँ, गुजरात। विद्यानगर में यूजी में एडमिशन जब मिला तो वो कॉलेज सेल्फ फाइनेंस थी, तो मतलब तभी से ऐसे ही ऐसा मन में था कि पीजी करना है तो गवर्नमेंट में ही करना है। मतलब सेल्फ फाइनेंस में पहले से ही 15-20 लाख जो हमारी जो फीस थी वो थोड़ी ज्यादा थी, तो सोचा कि 15-20 लाख वापस लाने हैं, तो यूजी वहां से किया। और पीजी में फिर पहली बार दूसरी ट्राई थी। इस बार पहली ट्राई में नहीं एडमिशन मिला, दूसरी ट्राई में गुजरात सेकंड और जामनगर में एडमिशन हो गया। तो डॉक्टर धीमांत, जैसा आपने बताया आपने यूजी कॉलेज के बारे में, तो ये मतलब ये प्राइवेट कॉलेज थी क्या? प्राइवेट कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्राइवेट कॉलेज में मैं जैसा बेसिकली देखता हूँ, तो आपका ये BMS कंप्लीट कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। किस ईयर में हुआ कंप्लीट? BMS कंप्लीट मतलब एग्जाम में 2018 में थी और रिजल्ट करीब 26 जून 2018 में आया। इंटर्नशिप चालू हमारी हुई 4 जुलाई को। 4 जुलाई से 2018 से लेकर 3 जुलाई 2019 वहां तक हमारी चालू थी। और इंटर्नशिप के 10 दिन के बाद ही AIMGD थी 14 जुलाई। इसलिए इंटर्नशिप में थोड़ा वो बर्डन वगैरह रहता था, इसलिए पढ़ने का थोड़ा कम रहा। मतलब बहुत मौका नहीं मिला, जब पढ़ते थे तब थोड़ा काम आ जाता था, बुक्स रख के फिर से वहाँ पे काम करने, हॉस्पिटल में थे तो वो सब करने चले जाते थे। इसलिए पहली बार जब एग्जाम दी तब 222 मार्क आए थे और 400। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपर टॉक्स में भी बात की थी और इस टॉपर टॉक में भी, तो डॉक्टर धीमांत के इस सफलता के सीढ़ियों के पूरे किस्से को अगर हम संक्षिप्त रूप में बोलें, तो पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में डॉक्टर धीमांत का रैंक था 2132 और इस बार इनका ऑल इंडिया रैंक 89 था। और जैसा कि डॉक्टर धीमांत ने बताया कि इनका ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो डॉक्टर धीमांत, जैसा कि आपका प्राइवेट कॉलेज था और प्राइवेट कॉलेज में भी एक टेंशन रहता है कि हाँ, आपके पास आप भी सोच रखे थे कि पीजी तो गवर्नमेंट से ही करना है, तो आपने BMS के जर्नी के बारे में, BMS के दिनों की यात्रा के बारे में कुछ बताएं। पहले तो स्टार्टिंग में BMS में एडमिशन लिया तब ये सब शुरुआत में सब श्लोकास वगैरह आता है, तो ऐसा शुरुआत में ऐसा लगता था कि ये सब कुछ नया ही है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब 12वीं में मेरे को ऐसा लगता था, मेरी बात करूँ तो, कि डॉक्टर मतलब MBBS डॉक्टर। तो ये BMS में आए तो ऐसा थोड़ा मतलब अलग लगा। सब क्लास में भी सब सर वगैरह श्लोकास पे उस पे ज्यादा वेटेज देते थे कि श्लोका करो श्लोका करो। फिर वो दोष धातु मल वो सब थोड़ा वो ऐसा माथा पच्ची जैसा सब लगता था फर्स्ट ईयर में। फिर
सेकंड ईयर से तो फिर मतलब सब ओके हो गया कि सेकंड थर्ड ईयर अब इंटर्नशिप फोर्थ ईयर इंटर्नशिप आते आते सब वो हो गया, कंप्लीट हो गया, तो सब फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग की जो भी परेशानियां हो, अपनी परेशानियां यहाँ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और हम बारी बारी से आपकी परेशानी डॉक्टर धीमांत के साथ मिलकर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर धीमांत, जैसा कि आपने श्लोका से रिलेटेड बात कही, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा। एक कमेंट है अभिषेक मिश्रा का, तो आपकी इजाजत हो तो डॉक्टर धीमांत ये कमेंट ले हम। हाँ हाँ, तो अभिषेक मिश्रा जी ने किया है कि श्लोक टाइप क्वेश्चन जो AIA PGT में आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए और याद कैसे रखा जाए, इसके बारे में थोड़ा डॉक्टर धीमांत बताएं। श्लोक अब तो मेरे को मतलब इजी ही लगते हैं कि श्लोक में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। श्लोक अंडरस्टैंडिंग के बिना श्लोक अधूरे है। ऐसे ही श्लोक हम पढ़ ले, सपोज एक है रसवाना स्रोतसाम लंघन में औषधम, तो मतलब रट्टा मारो तो कुछ नहीं होगा, उसका मीनिंग क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। और श्लोक में क्या है कि पूरा श्लोक नहीं, जो मेन है ना, रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से श्लोक करना जरूरी मैं मानता हूँ। और सपोज ये मेदो का है कि वारुण्या अतिसेवनात्, पूरा नहीं याद रखे तो चलेगा, पर वारुण्या अतिसेवनात् ऐसा इतना ही याद रखेंगे, एग्जाम में वही आने वाला है। रिक्वायरमेंट ये है, तो मतलब ऐसे जो पिन पॉइंट है, मेन पॉइंट, उसको टारगेट करके हम याद करें तो श्लोका याद हो सकते। दूसरी बात कि विजुअलाइजेशन मेथड, विजुअलाइजेशन मेथड मतलब कि सपोज समान वायु है, उसका गुण है वो है विवेक, है विवेक। तो उसमें हम पूरा नहीं आता, तो एक विवेक नाम का लड़का है, विवेक नाम का लड़का है, उसको उससे पेच कर सकते हैं। यानी समान अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः, मतलब विवेक है वो अग्नि के पास रहता है, अग्नि के समीप जाता है और गोल गोल घूमता है। ऐसा करके भी हम पेच कर सकते हैं, ऐसे करके भी श्लोका याद किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैंने अभी सेकंड टर्म एग्जाम ऐसे ही मैंने ये सब श्लोका वगैरह किए हैं। तो बिल्कुल अभिषेक मिश्रा जी, आशा करता हूं आपका जो दुविधा था वो दूर हो गया होगा, और डॉक्टर धीमांत के अनुसार अगर आपको एग्जैक्ट श्लोक आप लर्न नहीं कर पा रहे हो शब्द सह, तो जरूरत नहीं है कि आपको शब्द सह पूरा श्लोक रटना ही है, लेकिन उस श्लोक का जो क्लू है वो तो कम से कम या कोई ट्रिक बना के या किसी भी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, और बार बार रिवाइज करते रहे तो ये पॉसिबल है कि आप श्लोक का मीनिंग समझ ही जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और दर्शकों से कहना चाहूंगा, कुछ टेक्निकल गड़बड़ियों के कारण हम लोग 8 बजे से शुरू नहीं कर पाए, और इसलिए अभी आप हमारे साथ और भारी संख्या में जुड़ सकते हैं। और जैसा कि हमारे कुछ नए मेंबर बने हैं, जैसे आज राजपूत राजेंद्र जी हमारे न्यू मेंबर हैं, और आप भी आपता आयुर्वेद के मेंबर बन सकते हैं, आपता आयुर्वेद को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डॉक्टर धीमांत, एक प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन ये बताएं कि आपने प्रिपरेशन शुरू कब से की AIA PGT के लिए? क्या आपने BMS के दिनों में ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी या फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद शुरू की? फोर्थ ईयर जब खत्म हुआ, मतलब इंटर्नशिप चालू हुई, तब तक MD का मतलब कोई इरादा नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी MD की। ऐसे ही प्रैक्टिस करने का सोचा था, पर इंटर्नशिप चालू हुई तो सब मतलब वो फ्लो था MD का, तो सोचा MD करना है, पर इंटर्नशिप में सब काम वगैरह होता था, तो फिर नहीं हो पा रहा था। फिर भी मेहनत वगैरह की थी, पर फिर भी नहीं हुआ था एडमिशन।
फिर सेकंड अटेम्प्ट में सब कुछ पता था कि क्या आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, कितनी मात्रा में आने वाला है, और मतलब सब मटेरियल क्या है, सब कुछ पता था तब। तो तभी सोचा कि थोड़ी देर के मतलब एग्जाम 14 जुलाई 2019 को खत्म हो गई थी, तो फिर सोचा कि 1-2 महीना ब्रेक लेता हूँ। 1-2-3 महीना ब्रेक लिया और बाहर घूमना वगैरह की करके 28 अक्टूबर 2019 मेरा बर्थडे है, तब से ही मैंने चालू किया पढ़ाई, मतलब कंप्लीट 10 से 12 घंटा डेली का ऐसा चालू किया। और बीच में ये कोरोना वगैरह आ गया, तो पढ़ाई तो हो चुकी थी जून तक, पर जुलाई वगैरह में फिर वो लॉकडाउन वो सब आ गया, तो फिर थोड़े लेट हुई एग्जाम, इसलिए एग्जाम हो सितंबर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया, आपने फिर से अपनी तैयारी कैसे शुरू की, तो यहाँ हम डॉक्टर धीमांत एक और कमेंट लेना चाहेंगे अभिषेक ठाकुर जी का। अभिषेक ठाकुर ने पूछा है, सर चरक संहिता के चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो इसके बारे में अगर डॉक्टर धीमांत कुछ बताएं आप तो। चरक संहिता में चैप्टर वाइज एमसीक्यू का बहुत सारी बुक है। आयुर्वेद समुच्चय में उसको फॉलो करता था, तो आयुर्वेद समुच्चय में बोलूंगा कि आयुर्वेद समुच्चय अच्छी बुक है, उसमें से चैप्टर वाइज वो सब आते हैं, एमसीक्यू लाइन में आते हैं, वो सब करने चाहिए। बिल्कुल। तो अभिषेक ठाकुर जी, मैं यहाँ आपको बता देना चाहूँ कि बहुत सारे बुक्स हैं चैप्टर वाइज के, और बहुत ढेर सारे ऐप भी आजकल बहुत ऐप हैं चैप्टर वाइज के। और मैं अभी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि चंद दिनों की बात है, कुछ दिनों में ही आप आयुर्वेद भी अपना एक प्लेटफॉर्म ला रहा है, जहां आपको चरक संहिता सहित सारे संहिताओं का चैप्टर वाइज इनके ऐप में ही मिल जाएगा। तो और भी अभी ऐप हैं, लेकिन और हम लोग भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं जहां की आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन संहिताओं की कर सकते हैं। तो डॉक्टर धीमांत, फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि हम आमतौर पर सभी टॉपर टॉक्स में सभी प्रतिभागियों से पूछते हैं, और यहाँ एक कंफ्यूजन भी रहता है सारे मतलब आयुर्वेद के छात्रों के बीच कि आपके लिए बीएम मतलब आपके अनुसार बीएमएस के दौरान की पढ़ाई एआईपीजीटी से कितनी अलग है, और बीएमएस के दौरान पढ़ा हुआ चीज एआईपीजीटी के लिए कितना कारगर है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बीएमएस में तो टोटली डिफरेंट ही होता है, बीएमएस और एआईपीजीटी। बीएमएस में क्या है कि सब लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह लिखना होता है, 10-10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या है, एआईपीजीटी में क्या है, 100 क्वेश्चन है, अब 120 हो गए, 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क, 2 घंटे में सब खत्म। रैंक आ जाए वो भी 2 घंटे में खत्म, और रैंक ना आए, एडमिशन ना मिले तो भी 2 घंटे में खत्म। मतलब क्या कि चांस नहीं रहता इसमें, उसमें चांस रहता है कि 1 वीक तक, 1-2 वीक तक, हमारे टाइम तो 1-2 वीक तक एग्जाम चलती थी, बीच में सब वेकेशन वो मतलब हॉलीडे आ जाता था, 1-2 हॉलीडे आ जाते थे, वो शल्य का एक पेपर होता था, फिर शल्य 2 के पेपर में हॉलीडे आ जाते थे, ऐसे करके 10-12 दिन का वो प्रोग्राम रहता था। तो ये तो सिर्फ 2 घंटे का ही। और दूसरा कि हमने मतलब कितना हम कितना लिख सकते हैं वो नहीं, हमारा माइंड कितना शार्प है ना, वो एआईपीजीटी से डिसाइड होता है। हालांकि किसी को बहुत आता है पर वो लिख नहीं सकता, एआईपीजीटी में मतलब कितना तुम्हारा माइंड शार्प है ना, वो इसमें वो डिसाइड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि एक कमेंट आया है, कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रॉम डॉक्टर नितिन शर्मा। और डॉक्टर धीमांत ये बता दें कि डॉक्टर नितिन शर्मा अभी हमारे साथ आप आयुर्वेद आप शिक्षा क्लासेस जो चल रही है आप आयुर्वेद की, इसमें अभी फैकल्टी भी हैं, और डॉक्टर नितिन शर्मा की रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक 36 था इनका एआईएपीजीटी 2020 में। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन शर्मा हमारे इस टॉपर टॉक्स में जुड़ने के लिए। और आगे कमेंट लेते हैं डॉक्टर धीमांत कि डॉक्टर आसिफ का एक प्रश्न है कि जस्ट कंप्लीट माय ग्रेजुएशन
but confused how to start preparation for PG. Any suggestion please? तो इनके बारे में अगर आप कुछ कह सके तो डॉक्टर आसिफ के लिए। इसमें AIF इसमें सबसे पहले तो ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो ऐसे मतलब सबकी मोस्ट ऑफ 90% की ऐसी इच्छा होती है कि कुछ कमाए, मतलब घर चलाने के लिए मतलब कुछ कमाए, ऐसी थोड़ी इच्छा रहती है। और जनरल प्रैक्टिस का सही माध्यम है, पर थोड़ा अगर पैशन हो, थोड़ा धैर्य हो, तो एमडी की तैयारी प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं तो पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, चौथी पांचवी बार में लगे हुए हैं, एडमिशन लिया हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार में या दूसरी बार में नहीं लगा तो बैठ जाने का कि मेरा नहीं होगा एडमिशन, ऐसा करके। पर थोड़ा पेशेंस चाहिए इसमें, ऐसा ही नहीं। और हाँ, दूसरी भी बात, अगर जनरल प्रैक्टिस करे फिर भी पेशेंस तो चाहिए ही। एक दो साल में कुछ नहीं होता, 3-4 साल थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर स्ट्रांगली विलिंग है कि पीजी करना ही है तो फिर चालू कर देनी चाहिए प्रिपरेशन एग्जाम की। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मैं डॉक्टर मतलब नरेश चौधरी का स्वागत करना चाहूंगा। ये हमारे न्यू मेंबर अभी ज्वाइन किए हैं आपता आयुर्वेद को। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश चौधरी आपता आयुर्वेद के साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप भी आपता आयुर्वेद के साथ जुड़ सकते हैं और अभी हमारे लाइव सेशन में जुड़ के अपने कंफ्यूजन, अपने अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं डॉक्टर धीमांत के साथ मिलकर कोशिश करूंगा आपकी उन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। तो डॉक्टर धीमांत, हम कुछ अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो भक्ति जी ने एक क्वेश्चन रखा है, एक कमेंट दिया है, व्हेन टू स्टार्ट सॉल्विंग गोविंद पारिक एमसीक्यू एंड प्लीज सजेस्ट बुक फॉर अध्याय वाइज एमसीक्यू फॉर चरक। तो अध्याय वाइज के लिए डॉक्टर धीमांत ने भक्ति जी कुछ देर पहले बताया। तो यहाँ डॉक्टर धीमांत, एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू स्टार्ट सॉल्विंग गोविंद पारिक कब से शुरू करें सॉल्व करना और कौन सा क्या उचित टाइम रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं तो कहता हूँ गोविंद पारिक 6 महीने जब एग्जाम के बाकी हो, सपोज जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली मानो एग्जाम जून महीने में होगी अगर कोरोना नहीं हुआ तो जून महीने में एग्जाम होगी। तो मैं कहता हूँ नवंबर मंथ से स्टार्ट करनी चाहिए गोविंद परीख। और गोविंद परीख में बहुत कंप्लीट दिया है, मतलब कि जो पॉइंट वाइज ही दिया है। और मैं तो कहता हूँ गोविंद परीख अगर 40 से 50 बार पूरी रट ले तो और किसी बुक की जरूरत ही नहीं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। आज 2017 से, अरे मैं तो कहता हूँ पहले से 1999 से जो एग्जाम जब चालू हुई तब से लेके अभी तक 2020 तक जो एग्जाम हुई जितनी भी, उसमें मतलब सब कुछ क्वेश्चन है ना, तो मेनली उसमें 70-75 तक उसमें गोविंद परीख में से ही आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि गोविंद परीख 6 महीने से तो एटलीस्ट 6 महीने बाकी हो सबसे तो एटलीस्ट चालू कर देनी चाहिए। और उसके क्वेश्चन भी लगातार बढ़ाने चाहिए, मतलब कि पहले 50 क्वेश्चन से चालू किया, अक्टूबर महीने से सपोज चालू करी गोविंद परीख का पढ़ना, तो अक्टूबर में 50, 15 दिन तक 50, फिर 15 दिन होने के बाद 100 क्वेश्चन, ऐसे फिर 150, ऐसे फिर जब अप्रैल मई महीना आए तब रोज के हजार क्वेश्चन, एक हजार क्वेश्चन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तब जाके टॉप 100 में एडमिशन का चांसेस रहता है। तो बिल्कुल डॉक्टर धीमांत, जैसा कि अभी आप लोग को पता हो कि आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद आपकी AIA PGT की एग्जाम है और उसी से रिलेटेड नील पटेल जी का डॉक्टर धीमांत एक प्रश्न आया है कि व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी इन नेक्स्ट 20 डेज। अगले 20 दिनों में, अगले के बचे हुए दिनों में क्या स्ट्रेटेजी हो इन अंतिम क्षणों में? सबसे पहले मैं मानता हूँ कि
AIAP GT एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन तीन तीन फेज में होती है। मतलब 100 जो मार्क है 100% है, मार्क 120 है, 100% है, उसको मैं तीन फेज में डिवाइड करता हूँ। 40% रीडिंग और दूसरे 40% में आ जाता है रिवीजन और 20% में आ जाता है लक, जिसको हम देव व्यापार कहते हैं। माँ बाप के आशीर्वाद है वो सब। मतलब वो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी मैंने दूसरी बार दी तो मेरे को मतलब एक्सपीरियंस है, इसलिए एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे तीन फेज में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। अब पहला रीडिंग, रीडिंग तो मतलब सबने अभी तक किया ही है, तो अब जो बारी है वो रिवीजन की बारी है। तो अब आज 18 तारीख है, अगली 18 को कंप्लीट एक महीना बाकी है AIAP का। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा सभी जो अभी 18 सितंबर को जो एग्जाम देंगे वो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज से लेके तब तक डेली 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ाई करें। और अब जो कुछ हुआ है उसको रिवीजन करें। अब नया नहीं पढ़े, नया रीडिंग करें तो याद नहीं रहने वाला। अब सपोज किसी का दोष धातुमल है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और आवरण है वो मतलब किसी का नहीं सभी का वीक ही रहता है। अगर दोष धातुमल में से अगर क्वेश्चन आया और हमको नहीं आया तो इतना इतना दुख होगा। जो आवरण का क्वेश्चन गलत हुआ हो तो उसमें दुख नहीं होगा, और वो सभी मोस्टली सभी का तो नहीं होता, मोस्टली 90% का गलत होता है आवरण वगैरह जो आज क्वेश्चन आए। तो मतलब वो कहते हैं ना सामान्य वृद्धि कारणम। जो मेरा ही एग्जाम्पल बताऊं, मैंने पहली बार जो एग्जाम दी तब मैंने अंजन अनामिका, इसमें कौन सा दोष आता है, वो सिंपल था, सिंपल था। फोर्थ ईयर में जो हो ना उसको भी पता है, अब नया नया एडमिशन, तो वो मेरा गलत हुआ था। ऐसे सिली मिस्टेक कहते हैं ना, ये सिली मिस्टेक बहुत बढ़ गई थी, 7 से 8 हो गई थी। तो दूसरी बार दिया ना, मेरी एक ही सिली मिस्टेक थी। मतलब क्या सिली मिस्टेक, पहली बात तो कम करो। दूसरी बात, अब नया नहीं पढ़े, और संहिता भी अब मैं तो ओपिनियन देता हूँ कि संहिता भी अब मत पढ़ो। अब जो पहले पढ़ा हुआ है वो सिर्फ गोविंद पारिक सर की बुक है, आयुर्वेद समुच्चय है, लोधी सर की बुक है, उसमें से ही सब रिवीजन करो। और अभी महीना है तो हार्डली 3 से 4 बार रिवीजन आराम से हो जाता है, 3-4 बार हो जाता है रिवीजन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 से 4 बार रिवीजन करो, और खाने का लाइट फूड वो सब खाओ, बाहर का अभी अभी एक महीना बाकी है तो हेल्थ पे थोड़ा असर होगा। तो बाहर का तला हुआ वो सब है, वो सब चीजें, वो फास्ट फूड वो सब है, वो सब अभी खाना बंद कर दो। और ऐसे सारा, और हाँ सुबह में उठने का वो लग रखो, सुबह में 4-5 बजे उठ के तब का पठन करो, फिर दोपहर में मॉडर्न है, फिर शाम को MCQ वगैरह और गोविंद परीख वगैरह पढ़ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा करता हूं नील पटेल जी कि सामान्यम वृद्धि कारणम, तो जैसा कि डॉक्टर धीमांत ने बताया कि अंतिम समय में ये विजन का समय नहीं, ये रिवीजन का समय है। तो यहाँ पे आप नई चीजों का त्याग करें, और जो पुरानी चीज कोशिश करें, जो पुरानी चीज आप एक बार पढ़ चुके हैं उसको ही बार बार दोहराएं, MCQ करें, और बाकी दिनचर्या के बारे में आप डॉक्टर धीमांत से अभी सुन ही चुके हो। तो यहाँ मैं एक और अपने नए मेंबर नेहा यादव जी का स्वागत करता हूं आप आयुर्वेद के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। तो डॉक्टर धीमांत फिर से आ जाते हैं, आपके कुछ पर्सनल सवाल या आपकी जैसा कि आप काय चिकित्सा में अभी PG कर रहे हो, तो क्या खास मोटिव था काय चिकित्सा के पीछे जाने का? क्योंकि आपको इस रैंक में और भी ब्रांचेज मिल रही होंगी, तो आपने काय चिकित्सा ही क्यों चुना? उसमें मैंने जब फर्स्ट
फर्स्ट ईयर में यूजी में एडमिशन लिया था, तभी हमारे जो सर थे वो सर आके, तब तो मेरे को कुछ पता भी नहीं था, तब सर आके वहाँ पे बोर्ड पे वो श्लोक है ना, काय काय बाल ग्रहोर्ध्वान शल्य दृष्टा जरा वृषाल, वो लिखा। फिर उस मतलब उसमें आता है सर्वांग संस्कृता नाम व्याधि नाम, मतलब सब उसमें सब आ जाता है। तो मतलब तभी से 2013 से ऐसा था कि पीजी करना है तो कृषि में करना है, बाकी नहीं करना है। इसलिए बिल्कुल। पहली तो ये प्रायोरिटी थी। दूसरी बात की एलाइड सब्जेक्ट है, इसलिए मतलब 2-3 है, स्वस्थ है, उसमें रोग निदान है, उसमें एलाइड सब्जेक्ट है, इसलिए केसी का मैंने चुना। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप ITRA जामनगर में हैं, हाँ। तो वहाँ के कैंपस के बारे में आप कुछ बताएं। ITRA जामनगर ही आप क्यों चुना, आपने क्यों चुना? और वहाँ की भी कैंपस के बारे में यह है कि आयुर्वेद के लिए एक बहुत अच्छा संस्थान है वो, तो क्या विशेषता दिखी उस कैंपस में, उस कैंपस के बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहले जामनगर में मैंने एडमिशन लिया, तब तो मतलब नया था मेरे लिए। और मतलब जामनगर में मैं गुजरात का ही हूँ, पर जामनगर में मैं बहुत कम बार गया था, खास वो पीजी में मैं गया भी नहीं था, पोस्ट वहाँ पे ITRA में। अच्छा अच्छा। तो जब मैं गया तब मेरे को मतलब ये वहाँ पे बहुत सीखने को मिला। लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी है, फिर पेशेंट बहुत आते हैं, सीखने का OPD भी बहुत है, IPD भी बहुत है, तो मतलब सीखने का वहाँ पे बहुत मिलता है यहाँ पे, इसलिए जामनगर ही चुना। बाकी सब BHU भी मिल रहा था या भी मिल रहा था, पर यहाँ पे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर धीमांत, सबसे पहले तो मैं फिर से आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक मतलब आयुर्वेद के एक उच्चतम संस्थान में अभी आप हो, और हाँ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ से हम कुछ और क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि पृथ्वी पृथ्वीराज सिंह ठाकुर, तो इन्होंने पूछा है कि सर, आई एम फ्रॉम सूरत एंड आई हैव क्वेश्चन इफ यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर AIPGT फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ BMS एंड हाउ। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहें डॉक्टर धीमांत आप तो। अभी सेकंड ईयर में मेरे हिसाब से AIPGT की प्रिपरेशन करना ठीक नहीं होगी, हम्म क्योंकि जब जब जिसकी जरूर होती है तब वो खुद हो ही जाता है। यानी सेकंड ईयर में अभी आप हो तो सेकंड ईयर में द्रव्य गुण आता है, रसशास्त्र आता है, वो सब संस्कृत शायद आता होगा, तो वो सब की प्रिपरेशन करो। वो सब द्रव्य गुण है तो उसमें जो लेटिन नेम है 355 समथिंग है, आई थिंक। 104 है वो डिटेल ड्रग है, और 255 जैसी है वो नॉन डिटेल ड्रग है। तो मैं ऐसा आग्रह करूंगा कि पहले वो सब लेटिन नाम और फैमिली है उसको पहले बाय हार्ट करो। रस शास्त्र में वो मूसा वो सब आता है, सब यंत्र आता है, पोथी आती है, तो वो सबको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि AIPGT में इसके बाहर का कुछ आता ही नहीं। और बिल्कुल AIPGT में बिल्कुल। गलत होता है ना, तो वही मतलब गलत वही होता है कि पौष्टिक का प्रकार है वो सत्वपाचन वगैरह, तो वो अभी भी जिसका जो गलत हुआ ना, जो लोग हमारे मेरे फ्रेंड्स का जो गलत हुआ, तो वो उसमें से ही रस शास्त्र में से ही हुआ। तो मैं ऐसा आग्रह करूंगा कि अभी से कुछ प्रिपरेशन मत करो, प्रिपरेशन का टाइम बस मैं सभी को बोलना चाहूंगा, प्रिपरेशन का टाइम इंटर्नशिप के फर्स्ट डे से है। इंटर्नशिप जब चालू हो, कुछ लोग ऐसे भी है तो फोर्थ ईयर खत्म, अभी आज वाइवा था, आज खत्म हो गया फोर्थ ईयर, तो अभी कल से ही वो चिंतित होते हैं कि क्या करूँ कि AIPGT के लिए पढ़ना है, ऐसा करते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इंटर्नशिप का फर्स्ट डे चालू हो तब से लेके एक साल तो बहुत हो गया पढ़ाई के। बाकी का क्या होता है कि अगर सेकंड ईयर से ही अगर आप चालू कर दोगे तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इंटर्नशिप आते आते ऐसे मतलब कि
नहीं होगा, फिर ऐसे सब लगेगा ये सब मेरे को आता ही है। सब देखा हुआ है ये ऐसा होगा, और जब एग्जाम आएगी तब हम लाइटली लेंगे कि हम मेरे को तो सब आता है ना, तो अब इसको मैं दोबारा क्यों पढूं, तो रिवीजन है ना वो छूट जाएगा। इसलिए इसलिए रिवीजन छूट जाएगा, और रिवीजन के बिना सब अधूरा है, इसलिए फिर बिल्कुल मार्क्स भी नहीं आएगा। इसलिए सेकंड बिल्कुल। ईयर से सब सब बोरिंग लगेगा मतलब, इसलिए अभी से कुछ करने का कोई फायदा ही नहीं है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी डॉक्टर धीमांत ने बताया कि अभी अगर आप बीएमएस के दिनों में पढ़ रहे हो तो आप प्रोफेशनल के जो विषय हैं, प्रोफेशनल्स के जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी ध्यान दें। तो यहाँ पे आगे हम डॉक्टर आसिफ ने लिखा है, थैंक यू सर, धन्यवाद आसिफ जी। हो सकता है, लगता है आपकी परेशानी दूर हो गई है। आगे मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा कि अक्षता अक्षु कंप्लीटेड यूजी बिफोर 10 इयर्स इज स्टिल। तो अक्षता अक्षु जी ने जैसा कि पूछा है कि 10 साल पहले इन्होंने अपना यूजी कंप्लीट कर लिया है, तो क्या पॉसिबल है कि एआईपीजीटी ये क्रैक कर सकती हैं? तो इसके बारे में डॉक्टर धीमांत आपका क्या कहना है? अगर अगर आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, और अगर आपकी मेहनत करने की भी कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे, और फर्स्ट टाइम में ही कर बिल्कुल। पाओगे। बिल्कुल। और यहाँ से फिर से डॉक्टर नितिन शर्मा ने भी रिप्लाई किया है, हाँ अक्षिता जी, यस डेफिनेटली 100%। और जैसा कि डॉक्टर धीमांत ने बोला कि अगर विल पावर हो, अगर आपका अभी भी इंटरनल मोटिवेशन है तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनविंसिबल गेमर सर, ऐसे ये तो पर्सनल सवाल है, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या डॉक्टर धीमांत इस पे बात की जा सकती है क्या? सॉरी? नहीं नहीं, जैसा कि इन्होंने स्टाइपेंड के बारे में पूछा है, तो क्या उचित होगा इसका जवाब देना? तो अगर आप दे सकते 50,000 हैं के तो अराउंड है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और यहाँ नरेश चौधरी जी ने बताया भी है 54। तो यहाँ से हर्षित चौहान जी का एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा डॉक्टर धीमांत कि सर बेस्ट बुक फॉर एआईए पीजीटी क्या है? हेलो डॉक्टर धीमांत, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हेलो। हेलो? हाँ डॉक्टर धीमांत, हेलो? आप मुझे सुन पा रहे हो? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो? हाँ हेलो। हाँ डॉक्टर धीमांत, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो? हेलो। हाँ हेलो। हेलो। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल कंप्लीटली। ओके ओके। हेलो डॉक्टर धीमांत, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। डॉक्टर धीमांत, तो हो सकता है किसी तकनीकी गड़बड़ियों के कारण। तो हर्षित चौहान जी, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने एआईए पीजीटी के लिए बेस्ट बुक मांग पूछा है, तो हेलो। हेलो? हाँ डॉक्टर धीमांत, मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस, ओके बट ओके, नॉट चलिए। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है? हाँ। हाँ हाँ। तो डॉक्टर धीमांत, अपनी बातों को, अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा।
हर्षित चौहान जी का, जिसमें उन्होंने पूछा है AIA PGET के लिए बेस्ट बुक आपकी नजरों में कौन सा है? आप थोड़ा बताएं डॉक्टर धीमान। वैसे तो सभी बुक्स AIA-PGT के लिए बेस्ट ही है, पर मैंने जो पढ़ी थी जो बुक, उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेनली 3 बुक मैंने पढ़ी थी। गोविंद परीख सर की बुक, आयुर्वेद समुच्चय और लोधी सर की बुक। वो तीनों में से मतलब वो तीनों करें तो सब कुछ 99%, मैं तो बोलता हूँ 100% ये तीनों में आ ही जाता है। उसमें MCQs भी दिए हैं सबने और मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 4-5 महीने में ये तीनों आराम से 2 बार रिवीजन के साथ कंप्लीट हो सकती है। बिल्कुल। और मैं यहाँ दर्शकों को कहना चाहूंगा, आज हम टॉपर टॉक्स कर रहे हैं डॉक्टर धीमान नरेश भाई तलेजिया जी के साथ, जिनका ऑल इंडिया रैंक 89 है AIA PGT 2020 में। और यहाँ दर्शकों से कहना आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जुट के हमारे साथ अपने परेशानियों को हमारे कमेंट बॉक्स में रखें, जिससे कि हम आपकी परेशानियों को दूर कर सके डॉक्टर धीमान के साथ मिलके। इसी तरह अगला प्रश्न हम रखते हैं डॉक्टर धीमांत। नेहा जी का प्रश्न है, और इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम देखें तो संहिता, बृहत्तरी, लघुत्रयी 50 to 60% कवर कर लेते हैं। तो इन संहिताओं को, केवल चरक संहिता ही नहीं, इन संहिताओं को कैसे पढ़ा जाए, इन बातों को डॉक्टर धीमांत अपने अनुसार आप डिटेल में बताएं। चरक संहिता में से चरक सुश्रुत, ये दोनों में से मेनली 50 से 60% पूछा जाता है एग्जाम में। और चरक अकेले में से 30 to 35% पूछा जाता है। तो मेरा मानना ये है कि चरक संहिता को पहले सूत्र स्थान से ही, मतलब जो लाइन में है सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर, चिकित्सा, वैसे ही ढंग से पढ़े। और जो डिटेल में पढ़े और पर डीप में नहीं, वो मैं आग्रह रखना चाहूंगा कि डिटेल में अगर डीप में पढ़ेंगे तो जो कुछ काम का है वो रह जाएगा, इसलिए डिटेल में पढ़े बट डीप में नहीं। और जो रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो देखना, मतलब 2017 से लेके 2020 और अभी 2021, 4-5 साल के जो पेपर पहले के है, ये सब देख ले कि कैसे किस ढंग के कैसे प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी तरह से तैयारी मेरे हिसाब से करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सूत्रस्थान और एक साथ मैं मानना चाहता हूँ कि सपोज आज चरक संहिता ली तो पूरे दिन चरक संहिता ही मत पढ़े। 6 घंटे चरक संहिता ठीक है सुबह में, फिर दोपहर में कुछ मॉडर्न ले, या फिर और कोई संहिता है, संहिता नहीं तो मॉडर्न है, या फिर रिसर्च है, संस्कृत है, वो सब भी थोड़ा, उस पर भी थोड़ा फोकस कर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे आपने बृहत्तरी के बारे में तो बता दिया, डॉक्टर धीमांत एक प्रश्न लेना चाहेंगे यहाँ पे फिर रसशास्त्र और द्रव्यगुण जैसे जो छोटे छोटे पेपर है, जहां से मैं अगर कहूँ NTA के बारे में तो 19 सब्जेक्ट के अप्रोक्स 30 पेपर्स है। हेलो, हाँ डॉक्टर धीमांत, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, तो यहाँ थोड़ा नेट की गड़बड़ी है, मैं दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा कि रिकनेक्ट हो रहा है डॉक्टर धीमांत के साथ। और अभी मैं चर्चा करता रहूंगा, अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर डॉक्टर धीमांत के साथ, और अपने प्रश्न आप रख सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हाँ डॉक्टर धीमांत, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो 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 हेलो, थोड़ी तकनीकी गड़बड़ियां लग रही हैं। हेलो डॉक्टर धीमांत, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, यस यस, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है।
तो डॉक्टर धीमांत, यहाँ हम कुछ छोटे छोटे पेपर के बारे में डिस्कस करके कुछ देर में ही हम समापन करेंगे। तो यहाँ जैसे यहाँ एक प्रश्न आया है, रसशास्त्र, द्रव्य गुण जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट, इसके साथ जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी ले ले, तो इन सबको कैसे तैयार करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। रसशास्त्र और द्रव्य गुण ये सब्जेक्ट ऐसे है कि 3-4 क्वेश्चन हर बार इस पे आते ही है, और ये क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं कि हमको एडमिशन जामनगर मिलेगा या फिर बड़ौदा मिलेगा। हमारे यहाँ पे बड़ौदा एक गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब कि क्या नेशनल में मिलेगा या फिर किसी कॉलेज में मिलेगा, ये या फिर नहीं मिलेगा, ये सब ये रसशास्त्र और द्रव्य गुण डिसाइड करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि रसशास्त्र द्रव्य गुण को इतना प्राधान्य, मतलब हर रोज आज का पूरा दिन रसशास्त्र पढ़ा ऐसा नहीं करना, पर हर रोज आधे आधे घंटे, एक एक घंटा रसशास्त्र, एक एक घंटा द्रव्य गुण ऐसे पढ़ना चाहिए। मतलब लेटिन नाम है तो रोज के 10 लेटिन नाम किए, फैमिली किए, फिर उसके वो यूजफुल पार्ट है वो सब किया, फिर आधा घंटा हुआ, 45 मिनट हुई, उसके बाद द्रव्य गुण रख के फिर से रसशास्त्र, उसमें वो सब है, ऑथर के नाम है, वो सब उसका शतक है, वो सब तो किया। फिर ये सब ऐसा 1.5 से 2 घंटे सफिशिएंट है ये दोनों सब्जेक्ट के लिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। और दूसरी मेन चीज कि सपोज सोमवार से हमने चालू किया ये सब रसशास्त्र द्रव्य गुण पढ़ना, तो शुक्र शनि शनिवार तक हमने ये पढ़ा, और रविवार को अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, मतलब कि रिवीजन। और ये रसशास्त्र और द्रव्य गुण ऐसे सब्जेक्ट है जिसका रिवीजन मैं तो कहता हूँ हर रोज करना चाहिए। एक वीक तो ठीक है, पर हर रोज ऐसा, मतलब सुबह 10-15 मिनट मिले तो कल क्या किया था 2 घंटे, उसका रिवीजन सुबह में 7 बजे अगर उठे तो 10-15 मिनट में वो कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अगला प्रश्न यहाँ लेना चाहूंगा डॉक्टर धीमांत सर, हाउ टू मोटिवेटेड ऑल द टाइम, मोहन झा ने पूछा है। और यहाँ पे खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाए अंतिम दिनों में, इसके बारे में थोड़ा बताएं डॉक्टर धीमांत। मोटिवेट वो ऐसी चीज है ना, मोटिवेशन, ये कभी मतलब कभी मैं अगर बोलूं किसी को मोटिवेट करूं बोलूं तो वो अगर होता है तो 10-15 मिनट के लिए होगा, 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, ये पर फिर से वो ऐसा ही हो जाएगा। हम ये सब बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को मतलब सुनते हैं तो क्या है कि मतलब अभी अब हमने संदीप महतो को शायद अभी आज सुना है, तो AIPGT के वॉरियर्स तो खास अभी वही करते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर, ये करना है वो करना है, फर्स्ट नंबर लाना है, ये करना, मतलब BSc में एडमिशन लेना है, ऐसा सब, मतलब वो सब बड़ा सोचते हैं। पर होता क्या है कि उसका हम उसको सुनते हैं, फिर 1-2 दिन में भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे, फिर 1 वीक में फिर से वो आ जाता है, वो वीडियो आ जाता है, फिर से देखते हैं। तो मतलब ये क्या है, मोटिवेशन चीज कोई दिलाए तो नहीं आती, वो अंदर से आती है। वो मतलब खुद से तैयार होना होगा इसके लिए कि अब मोटिवेट खुद से अंदर से हो तब मोटिवेशन होगा। बाकी अगर बड़े बड़े सेमिनार वो सब देखेंगे, ठीक है, वो भी अच्छा है, बुरा किसी को मैं नहीं मानता, पर हमारे अंदर से जो मोटिवेशन आए वही सच्चा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और मनोज झा जी, और लास्ट टॉपर टॉक्स के लास्ट एपिसोड में भी ये क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं कमेंट्स में। तो मैं यहाँ दर्शकों को एक बात बोलना चाहूंगा, एक लक्ष्य का निर्धारण कर ले, और उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आपके अंदर उबाल है, आपके अंदर जज्बात है, तो आप हमेशा इंटरनल जब तक मोटिवेटेड होंगे नहीं, तब तक एक्सटर्नल फोर्स आपको ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रख पाएगा, नहीं रख सकता है। तो इसलिए इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो यहां से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले मैं डॉक्टर धीमांत आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि आप काय चिकित्सा में अभी पीजी कर रहे हैं। हेलो, यू आर नॉट कंप्लीटली ओके ओके। तो हेलो, हाँ डॉक्टर धीमांत, आप मुझे सुन पा रहे हो?
हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? यहाँ से काय चिकित्सा से एमडी करने सॉरी के बाद आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है डॉक्टर धीमान? सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल कंप्लीटली अगेन। ओके ओके। हेलो डॉक्टर धीमान, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ हेलो। 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 हाँ। यस। हाँ डॉक्टर धीमान, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर धीमान, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस। ओके ओके। नहीं डॉक्टर धीमांत, हम ये प्रश्न था मेरा कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या सोचा है आपने? फ्यूचर में मैंने तीन चीजें सोची है। पहला तो हम्म प्रैक्टिस, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। काय हम्म हम्म चिकित्सा में आया हूँ तो तरकस्तु चिकित्सित है, हम्म ऐसा है। तो चिकित्सा को पहले प्राधान्य है मेरा। फिर हम्म सेकंड प्रायोरिटी एकेडमिक में है, हम्म एकेडमिक में। और थर्ड हम्म प्रायोरिटी है वो कोचिंग, मतलब कि क्लासेस हमारे यहाँ पे गुजरात में क्या है कि हम्म कोचिंग क्लास है, नहीं ऐसा नहीं है, पर हम्म क्या है कि कम है, बहुत कम है। इसलिए हम्म मैंने सोचा है कि आउटस्टेट में, मतलब महाराष्ट्र में, एमपी में, कर्नाटका, वहाँ पे बहुत कोचिंग क्लास है। और हर बार वहाँ के, मतलब वहाँ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेरिट पे आते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि कोचिंग भी करूँगा, और सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स है उसको एग्जाम के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो बीएचयू, अय्या और जामनगर में एडमिशन ले, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मेरा बिल्कुल। आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीमांत अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताने के लिए। कुछ क्वेश्चन अगर आपकी इजाजत हो धीमान, डॉक्टर धीमांत, तो और ले लें? यस। हाँ। तो एक ये पृथ्वीराज जी का प्रश्न है कि सर मॉडर्न सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें और कैसे इसकी तैयारी करें? यस। मॉडर्न मॉडर्न सब्जेक्ट है, अगर आपको जनरल प्रैक्टिस ही करनी है तो फिर मॉडर्न थोड़ा शार्प बनाना पड़ेगा। हम्म इसलिए मॉडर्न सब आपका क्या, आगे का क्या सोचा है उसके मुताबिक आप कर सकते हो। अगर आपने एमडी का सोचा है तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एमडी में नहीं आएगा, पर हम्म एमडी ही करना है तो मतलब आयुर्वेदा में ही आगे बढ़ना है। तो आयुर्वेद में अगर हम्म आगे बढ़ना है तो हम्म आयुर्वेद ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो हम्म मतलब क्या आपका मकसद क्या है, आपका मोटो क्या है? अगर आपको जनरल प्रैक्टिस करनी है तो हम्म, मॉडर्न का सब्जेक्ट वगैरह थोड़ा साफ करने पड़ेंगे। कि जनरल प्रैक्टिस, बिल्कुल। उसमें क्या होता है जनरल प्रैक्टिस में, पहली बात कि हमारी डिग्री सिर्फ बीएमएस ही होती है। इसलिए हम्म थोड़ा हमको ज्यादा स्ट्रगल, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बीएमएस, अगर सिर्फ बीएमएस ही हुए तो। इसलिए मैं हम्म मानना चाहता हूँ कि मॉडर्न सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करने होंगे अगर सिर्फ जनरल प्रैक्टिस ही करनी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से अंतिम प्रश्न डॉक्टर धीमांत आपके लिए। आपने अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता दिया। अंतिम प्रश्न में लगभग टॉपर टॉक्स में आए सारे टॉपर्स से रखता हूं कि जैसा कि आज मॉडर्न इंडिया में और अभी के माहौल में आयुर्वेद को लेके एक विचारधारा बन रही है, एक माहौल बदल रहा है। तो आज से एक दो दशक बाद अभी के आयुर्वेद को आप कहाँ पाते हो? हेलो। हेलो।
हाँ डॉक्टर धीमांत, मेरी आवाज आ रही है अब तक? इज नॉट ऑडिबल। ओके ओके। नॉट नहीं ऑडिबल। मैं ओके ओके, नहीं मैं कह रहा था कि आप आज से 1-2 दशक बाद आयुर्वेद को लेकर आपकी क्या सोच है? तो मैं यहाँ दर्शकों को कहना हेलो। चाहूंगा। हाँ हेलो। हेलो। तो यहाँ से डॉक्टर धीमांत हम आज के मीटिंग का एंड करते हैं, आज के सत्र का समापन करते हैं। और आज टॉपर टॉक्स के इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर धीमांत नरेश भाई तलेजिया। हमने उनसे हर एक पहलुओं पे बात की और आयुर्वेद को लेकर, आयुर्वेद के छात्रों के लिए हर पहलुओं पर क्या एआईपीजीटी के इस वर्ष के लिए क्या उचित हो, बाकी समय का कैसा यूज कर सकें, इसके लेकर बात की। तो डॉक्टर धीमांत, टॉपर टॉक्स में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। वेलकम। तो जैसा कि डॉक्टर धीमांत आज हमारे साथ जुड़े और आप तो आयुर्वेद को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं चाहूंगा डॉक्टर धीमांत, आप तो आयुर्वेद के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं आप आयुर्वेदा का, गुलशन कुमार का हृदय पूर्वक आभार मानता हूँ। और आपने वो आज का ही दिन चुना कि आज से लगभग 1 महीना बाकी है एआईपीजीटी के एंट्रेंस एग्जाम का। तभी आज आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और आज का शो का समापन करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप आयुर्वेद जो आप शिक्षा क्लासेस के प्रयोजन से एक नया शुरुआत कर चुका है। इन्होंने आपका शिक्षा क्लासेस का फर्स्ट बैच खत्म हो चुका था, फिर भी बहुत से दर्शकों का ये आ रहा था कि टॉपर का गाइडेंस हो। तो लास्ट समय में जैसा कि डॉक्टर धीमांत ने भी बताया कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लेकर 15 डेज का चरक और सुश्रुत संहिता का जो मेन पॉइंट है वो टॉपर्स के द्वारा आपको रिवाइज कराए जाएंगे अंतिम के 15 दिनों के लिए। और 7 मॉक टेस्ट रखा गया है इसमें। तो इस मॉक टेस्ट में आप कंप्लीट एआईपीजीटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एसर्शन रीजन से लेके सब कुछ, और 10+ जो है चरक संहिता बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको लेकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो डॉक्टर धीमांत, आप आयुर्वेद को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।